हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स, हम आज करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पीएच लेस देन 7। पीएच लेस देन 7 का मतलब होता है कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे NaOH की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH। तो जब इसकी डिसोसिएशन होगी ये किस में चेंज होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, और जो OH नेगेटिव को बाहर निकालता है वो अपना बेस होता है। ठीक है, जब हम KCl के बारे में बात करते हैं तो KCl अपना सॉल्ट होता है। NaCl के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये भी हमारा एक सॉल्ट होता है। ठीक है, बचा क्या, आयरन क्लोराइड। तो ये जो फेरिक क्लोराइड है या जो आयरन क्लोराइड है वो कैसा होता है, एसिडिक सॉल्यूशन का होता है, यानी कि इसका पीएच कैसा होगा, लेस देन 7 होगा। तो अपना यहाँ पे आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में एज अ मिनरल कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार या फिर पिच ब्लेंड। तो यहाँ पे अपना आंसर बनेगा पिच ब्लेंड। ये जो पिच ब्लेंड होता है वो यूरेनियम का एक मिनरल होता है। इसमें यूरेनियम डाइऑक्साइड, यूरेनियम ट्राइऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम जो होता है उसको हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं। तो कौन सा मिनरल होगा जो जिसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे, वो होगा पिच ब्लेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल का मतलब होता है कि जब हम उसको बर्न करेंगे तो फिर वो स्मोक या फिर ये जो सूटी फ्लेम होती है वो ना प्रोड्यूस करे। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जब भी हम क्लीन फ्यूल के बारे में बात करते हैं तब हम यहाँ पे बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कोक, प्रोपेन, पेट्रोल और वैक्स, तो यहाँ पे अपने पास क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन। प्रोपेन का क्या मतलब होता है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिए, 3 कार्बन। एन का क्या मतलब होगा कि इन तीनों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। और बाकी जो यहाँ पे, क्योंकि ये जो कार्बन होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, तो यहाँ पे इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये जो अपने पास बना है स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, प्रोपेन का। और हमने क्या बोला था कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्लीन फ्यूल होते हैं, यानी कि जब उनको हम बर्न करते हैं तो उसमें से हमें सूटी फ्लेम देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो, आइसो का क्या मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि हम किसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अपने पास क्या लिखा हुआ है, Na यानी कि सोडियम, और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, O2 नेगेटिव। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। अब यहाँ पे क्या लिखा है, O2 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। तो यानी कि Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव में हमें क्या देखने को मिलेगा, सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि ये दोनों क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुए, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, तो इसके साथ साथ हम न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब होती है ना, और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें एक कॉमन चीज़ होती है कि इन दोनों में ही हमें न्यूक्लियर फिजन देखने को मिलती है। ठीक है, फिजन का मतलब
टूटना। तो इन दोनों के अंदर जब हम बॉम्ब के बारे में बात करें और जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करें तो दोनों में हमें क्या देखने को मिल रही है, न्यूक्लियर फिजन। बॉम्ब के अंदर हमें अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन देखने को मिलती है, लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में तो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे हमें क्या रिएक्शन दे रखी है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब देखो जब भी हम यहाँ पे जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या है, आयरन। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट ही है ये आयरन, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। सेम केस में यहाँ पे भी ये सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, सल्फेट किस फॉर्म में होता है, -2, SO4 2 नेगेटिव लिखते हैं ना, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -2। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी होगी -2, इसकी होगी +2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो अपना आयरन है वो 0 से कहाँ पे जा रहा है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें, कॉपर सल्फेट जो है वो किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। किस में से किस में जा रहा है, ये देखो कॉपर जो है वो +2 की स्टेट से किस में जा रहा है, 0, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। और जब भी हम इलेक्ट्रॉन के गेन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि ऐसी स्टेटमेंट देखनी है जो कि करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट है, आयरन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब अपने पास ये रहा आयरन, आयरन जो है वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है यानी कि अपना आयरन क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि किसको रिड्यूस करवा रहा है, कॉपर सल्फेट को रिड्यूस करवा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होती है वो वाला पार्ट क्या होगा, अपना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे आयरन रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन कलर आफ्टर द रिएक्शन। ये जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन। अगर आप इस केमिकल रिएक्शन में देखोगे ना तो यहाँ पे अपने पास क्या था, कॉपर सल्फेट था। कौन आया अलग से, आयरन आया। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से। अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता आयरन से तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर ही ना पाता, ये रिएक्शन पॉसिबल हो ही ना पाती। लेकिन ये रिएक्शन हो रही है क्योंकि आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई। ठीक है, और हमसे यहाँ पे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो नॉट करेक्ट ऑप्शन है। डी वाला भी देख लेते हैं, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे हो रहे होते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। अपने जो एसिड्स होते हैं वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। एक अपने पास होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एक अपने पास होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करते हैं जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स में से मिलते हैं, बेसिकली सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो कैसे एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ H2SO4 के बारे में, ठीक है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के बारे में, तो ये सारे कौन से एसिड है, अपने इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, तो अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी कैसा होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी कौन सा है, इनऑर्गेनिक एसिड है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। और अगर हम इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इथेनोइक
एसिड। और ये जो इथेनोइक एसिड होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? विनेगर। ये जो अपना विनेगर होता है उसमें 5 से 8% तक एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, रेस्ट जितना भी बचा है वो होता है पानी। ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड होते हैं? जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, तो ये हमें विनेगर से ऑब्टेन हो रहा है, इसीलिए ये क्या हुआ? एक ऑर्गेनिक एसिड हुआ। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर बट दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन आती है, राइट। अब देखा जाए हमारे में नाइट्रोजन भी है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी है, राइट। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि ये रिएक्शन होने के लिए ना इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है यानी कि ये रिएक्शन कौन सी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि अपना सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर कॉपर गेन्स अ ग्रीन कोट ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखो ज़्यादातर जब भी हम लड़कियां या फिर लड़के भी जब कॉपर की ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो तुमने ध्यान दिया होगा कि ग्रीन ग्रीन कलर की कोटिंग सी बन जाती है, राइट। तो ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो किस वजह से बनती है? ये जो कॉपर होता है ना वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जब भी वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? कॉपर का कार्बोनेट। अब ना यहाँ पे एक ट्रिक की तरह इसको समझने की कोशिश करना, जहाँ पे भी टर्म होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा कि या तो कार्बोनेट बन रहा होगा, ठीक है, या फिर बन रहा होगा बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है? CO3। बाई कार्बोनेट क्या होता है? HCO3। और इसको हम उल्टा करके भी देख सकते हैं कि अगर अपने पास कोई कंपाउंड पड़ा हुआ है कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, तो अगर मैं उसको तोड़ूं तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, राइट। तो अब यहाँ पे हमने क्या बोला है कि मॉइस्ट एयर के साथ जब एक्सपोजर होता है कॉपर का तो फिर वहाँ पे हमें ग्रीन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है, और ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो होती है कॉपर कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, तो अपना आंसर बनेगा कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट अ मिक्सचर, जो कि मिक्सचर नहीं है। अब देखो पहला ऑप्शन ही क्या है? आइस। आइस क्या होता है? पानी। क्या पानी एक मिक्सचर है? नहीं, ये क्या है? एक कंपाउंड। और ये कंपाउंड किसके अंदर आता है? प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। आइसक्रीम के बारे में बात करें, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स की जाती हैं, तो ये मिक्सचर है। एयर भी हम क्या बोलते हैं कि एयर भी मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स की गैसेस देखने को मिलती हैं। हनी भी मिक्सचर है, लेकिन आइस क्या है? एक कंपाउंड है, और कंपाउंड मिक्सचर नहीं होते हैं, कंपाउंड आते हैं प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथ इनामल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड्स। अब टूथ इनामल क्या होता है? ये जो अपना दांत है, ये है अपना दांत, ठीक है, ये है अपने गम्स, और यहाँ पर ये हम बना देते हैं रूट। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना हमारे टीथ का, उसको हम बोल देते हैं क्राउन, ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम बोल देते हैं रूट। अब जब हम क्राउन के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो सबसे पहली वाली लेयर होती है ना दांत की, उसको हम बोल देते हैं इनामल, ठीक है। उसके बाद जो लेयर आती है उसको हम बोल देते हैं डेंटाइन, और ये जो डेंटाइन होती है वो होती है येलो कलर की। उसके बाद आता है पल्प वाला रीजन, और यहाँ पल्प वाले रीजन में बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये जो अपना दांत होता है वो अपने मसूड़ों से यानी कि गम से किससे जुड़ा हुआ होता है? सीमेंट से, या सीमेंटम बोल देते हैं या सीमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो इनामल होता है ये किसका बना हुआ होता है? तो इनामल बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस
दोनों के दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारा ये जो दांत होता है वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे अपना बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर हम बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो ये जो फ़ारेनहाइट होता है वो किसके बराबर होता है, 32 प्लस 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू x प्लस 1/8। 9/5 को तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1/8 ही आ जाएगा, तो चाहे 9/5 से याद कर लो चाहे 1.8 से याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है अपने पास 32, यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन वन सनी डे is 113 on the Fahrenheit scale. The Kelvin scale reading of this temperature will be। तो एक चीज़ याद रखना, जब हम यहाँ पे बात करते हैं फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो अपने पास ना ये एक्सप्रेशन होती है F -32/9 इज इक्वल टू K -273/5। ठीक है, फ़ारेनहाइट हमें कितना दे रखा है, 113 दे रखा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 113 लिख दिया, -32/9, और यहाँ पे हमने केल्विन की तो निकालनी है, तो यहाँ पे देखो 113 - 32 कितना हो गया, 81, और 9 9 जा कितना होता है, 81, तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू K -273/5। अब यहाँ पे 5 को ऊपर ले आओ तो 9 इंटू 5 हो गया 45, और यहाँ पे क्या हो रखा है, -273 जब इधर जाएगा तो किस में आ जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 45 प्लस 273 कितना हो गया, 318, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, फर्स्ट ऑप्शन 318 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो ये तो भाई रट लो कि जो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मीथेन गैस। मीथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH4 होगा। ठीक है, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस क्या है, मीथेन है। मीथेन कौन प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। मिथेनोजेंस क्या है, बैक्टीरिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल्स। तो हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी के बारे में, तो हमें पता है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, उस रिएक्टिविटी सीरीज को तो देखो याद करना ही पड़ेगा सबको। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना अपने पास, उसी से ही हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी भी क्या होगी। अब देखो, अगर मैं देखूँ, तुमने देखा होगा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से आते हैं अपने, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, प्लैटिनम आता है। तो यानी कि अपने पास ये जो सिल्वर होगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होगी वो तो सबसे कम होगी, और जिंक और कॉपर में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, जिंक होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी मेटल्स की देखने को मिलेगी वो कैसे देखने को मिलेगी, जिंक की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कॉपर, फिर उसके बाद आ जाएगा अपने पास सिल्वर, यानी कि अपना ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ठीक। आई होप आप सबको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं और क्वेश्चन आपके पास लेके आऊँगी केमिस्ट्री के भी और बायो के भी, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।